अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 विच इज़ इंडिसेस। लेकिन इससे पहले कि हम चैप्टर 9 स्टार्ट करें, कल के लेक्चर से एक फीडबैक आया है कि सर ये क्वेश्चन है, ये ज़रा करवा दें, तो कोई मसला नहीं, करा देते हैं। अब एक और चीज़ इस बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, जो है मैंने नहीं लिखी, वो ये है कि अगर डाटा परफेक्टली सिमेट्रिकल हो और ये डाटा गिवन हो कि Q1 गिवन है, Q3 माइनस Q2 गिवन है, लेकिन Q2 नहीं गिवन, यानी कि मीडियन नहीं गिवन, तो किस तरह मीडियन निकलेगा? तो जब हमें ये पता है कि सिमेट्रिकल डाटा है, तो Q1 जो चीज़ है उसी रेशो से Q3, मतलब उसी रेशो से Q3 और Q2 भी आ रही होगी, तो हम लिख सकते हैं कि अगर Q3 माइनस Q2 0 है तो Q2 20 है, तो Q2 माइनस Q1 भी 20 होना चाहिए। क्या ख्याल है? मेक सेंस ना? तो इससे अगर हम रीअरेंज करें, Q2 इज इक्वल टू 20 प्लस Q1, हमने इस इक्वेशन को किया रीअरेंज, हमारे पास आ गया Q2 की एग्जांपल, Q2 की मतलब, और ये हमने Q2 की वैल्यू पुट कर दी अपनी पहली इक्वेशन में, तो Q3 क्या बना? Q3 माइनस 20 प्लस Q1 इज इक्वल टू 20। बल्कि ये भी हम लंबा रूट ले रहे हैं, हम डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। Q2 इज 20 प्लस Q1 और Q1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, सो इंस्टेड ऑफ कि हम ये लंबा रूट लें, हमने डायरेक्ट इससे हमने किया इग्नोर। Q2 इज इक्वल टू 20 प्लस Q1 की वैल्यू हमें गिवन थी, तो Q2 इज 30। सो ये हमारा आंसर था। इसके साथ ही हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 विच इज इंडिसेस। इंडेक्सेस, आपने ये वर्ड शायद पहले ना सुना हो, लेकिन आपने वर्ड इंडेक्स बड़ी दफा सुना होगा। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये वो वाला इंडेक्स की बात हो रही है। तो इंडेक्स की जब जमा हो तो उसे हम कहते हैं इंडेक्सेस। स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 1 से। यूनिट 1 क्या कहता है? यूनिट 1 में हमें उसने दो जो मेजर इंडेक्सेस है उसकी एग्जांपल दे दी, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन ये इंडेक्स हमें बता क्या रहा है? आपने खबरों में ये सुना होगा कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स इतने पॉइंट्स से ऊपर चला गया। अब पॉइंट्स यहाँ क्या चीज है? पॉइंट्स ये है कि 100 होता है हमारा बेस। अगर हम कहते हैं कि 100 से ऊपर 101 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट ऊपर चला गया, इसका मतलब ये 1% जो बेस थी, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, उससे 1% चीज ऊपर चली गई। इसी तरह प्राइस इंडेक्स में भी हम कहते हैं कि प्राइस 4 पॉइंट्स ऊपर चली गई, यानी कि पॉइंट जिस पॉइंट पे पिछली प्राइसेस थी उससे 4% प्राइस ऊपर जा चुकी है। इंडेक्स नंबर की और क्या एग्जांपल्स हैं? इससे हम मार्केट डिमांड भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीजें ज्यादा बिक रही हैं, कौन सी चीजों की प्राइस और क्वांटिटी का क्या फर्क है। खैर वो तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक शुरू हो जाता है। तो हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? इनका बेस हमारे पास गिवन है, और ईयर 3 और ईयर 4 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बेस हमने रखनी है नीचे। बेस क्या होती है? बेस वो जिस ईयर को हम करंट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। ऊपर हम रखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में हमने रखना है करंट ईयर, -1, उससे हमारी निकल आएगी परसेंटेज। जैसे ईयर 1 एंड ईयर 3 का क्या है? ईयर 1 में थी प्राइसेस 100, ईयर 3 में जाके प्राइसेस हो गई 112.5, यानी कि 12.5 का फर्क आ गया। अब इसी तरह हम ईयर 1 और ईयर 4 अगर कंपेयर करते हैं, ईयर 1 डिनोमिनेटर सेम का सेम रहा, लेकिन ईयर 4 में चूंकि प्राइसेस बढ़ गई थी इसलिए न्यूमरेटर चेंज हुआ, हमारे पास नया इंडेक्स आ गया। ईयर 1 से ईयर 3 तक प्राइसेस 12.5% इंक्रीज हुई थी, जबकि ईयर 4 तक प्राइसेस 18% तक इंक्रीज हो गई हैं। ये थी एग्जांपल। उसके अलावा और क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस हैं? एक तो हमारे पास है सिंपल प्राइस इंडेक्स, एक है हमारे पास सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइस में चेंजेस आए, ये भी तो हो सकता है कि प्राइस में चेंज ना आए हो, लेकिन एक चीज थी जो पहले बहुत कम बिकती थी अब बहुत ज्यादा बिकती है। एग्जांपल हम ले लेते हैं शुगर की। समझें कि सपोज करें कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, या गवर्नमेंट ने बैन नहीं भी लगाया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई चीनी लोग कम से कम इस्तेमाल करें, उससे मोटापा कम होगा, सेहत बेहतर होगी। तो लोगों ने चीनी यूज करना कम कर दिया और गुड़ जो शुगर केन होता है वो करना ज्यादा शुरू कर दिया। तो इवन अगर प्राइस में चेंज नहीं भी आया तो क्वांटिटी में अच्छा खासा चेंज आ जाएगा, जिससे हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग उसका क्वांटिटी इंडेक्स। फॉर्मूलाज आपके सामने इंतहाई सिंपल। नीचे आपने रखनी है बेस, ऊपर आपने रखनी है करंट और इसे मल्टीप्लाई कर देना 100 से।
इसके बाद हमें एक और एग्जांपल दी, ये हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये प्राइस थी 2011 में 6500 और 2013 में थी 6900। तो अगर हम 2011 और 2013 का अगर हमें कंपैरिजन करना हो प्राइस का, किस तरह करेंगे? 6900 डिवाइडेड बाय 6500 ओवर 6500, तो ये हमारे पास एक नंबर तो आ जाएगा, भला क्या आएगा? 6.15%। अब इस नंबर को हमने इंटरप्रेट किस तरह करना है? 6.15 है क्या चीज? ये है 2011 से लेके 2013 तक कितना प्राइस में इंक्रीज आया। इसी तरह क्वांटिटी का भी हमने इसी तरह करना है। जो हमने बेस बनाया उससे हमने रखा डिनोमिनेटर में, जिससे हम करंट ईयर कंसिडर कर रहे हैं वो हम रखेंगे न्यूमरेटर में, तो हमारे पास आ जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स। अब देखें हमें बुक में किस तरह का है। बुक में इन्होंने रखा बेस भला कौन सा? 6900, यानी कि 2013 को इन्होंने रखा बेस और बाकी सारी ईयर्स को इन्होंने रखा क्वांटिटी, सॉरी बाकी ईयर्स को इन्होंने रखा करंट ईयर। तो इससे एक चीज जो हमें नई देखने को मिली वो क्या मिली? 94.2%। ये क्या बात हुई? हम तो देख रहे थे कि 100 है, 100, 112 है, 106 है, ये 94 किस तरह आ गया? अब यहां से हमें ये पता लग रहा है कि अगर 2013 को हम बेस बनाए तो 2013 से जो प्राइसेस थी वो 2013 के लेवल से कम थी। तो जहां प्राइसेस कम होंगी तो बात 100 से नीचे जाएगी। अब हम 98.55 को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? इस तरह से कि प्राइसेस 1.5% कम हो गई। इसी तरह 94 में प्राइसेस 5.8% कम थी एज कंपेयर टू 2013। तो जो हमारा बेस है उसी के ऊपर लेके हमने इंटरप्रेट करना है। यही अगर हम 2011 को बेस रख के कर रहे होते तो यहाँ लिखा होता 100 और फिर यहाँ प्राइसेस इंक्रीज करी होती हैं 110, 112 जो भी है। तो इससे हमने ये सीखा कि हमारा बेस इंपॉर्टेंट है, उससे हमने इंटरप्रिटेशन लेनी है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है? हम बेस चेंज भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। वो हम किस तरह करेंगे? जिस ईयर को हमने फिलहाल किसे बेस रखा होता? हमने बेस रखा हुआ था 2011 को, और हम जबकि चाहते हैं कि बेस हमारी नई बने 2013, तो वो हम किस तरह करेंगे? हमने जो नई वाली बेस है उसे रखा डिनोमिनेटर में 6900, और जो हमारा करंट बेस थी उसको हमने रखा न्यूमरेटर में। ये आया 6500 ओवर 6900। ये कितना बनेगा? ये बना 94 पॉइंट क्या था 94.20। हमने कहा कि ये भला क्या हो रहा है? 2011 हमने न्यूमरेटर में रखा और 2013 हमने डिनोमिनेटर में रखा, और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2013 के उससे, यानी कि 9.42 इंटू 6.15। तो ये क्या बनेगा? 6.15 इंटू 0.942। इससे हम यहां पॉज करते हैं। फिलहाल आते हैं हम नेक्स्ट इंडेक्स नंबर, जहां एक से ज्यादा प्राइसेस आ रही हो उसमें हम क्या करते हैं? हम कर लेते हैं सम। अगर जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल थी कि हमारे पास मुख्तलिफ प्राइसेस गिवन थी, प्रोडक्ट ए अलग था, प्रोडक्ट बी अलग था, तो उस केस में हमने क्या करना है? सिंपली फॉर्मूला वही रहा, ऊपर करंट ईयर नीचे बेस ईयर। तो सिग्मा P1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 हमने 100 से डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया। इसमें नई बात कोई नहीं है, बस ये है कि हमारे पास सिग्मा P आ जाएगा इंस्टेड ऑफ सिंपल P। उसके बाद और इसमें क्या है? यूनिट 1 में हमारा यही था। यूनिट 2 में हमारे पास है वेटेड इंडेसेस। अब वेटेड इंडेसेस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? एक तो तरीका ये था कि पिछले यूनिट की तरह हम प्राइसेस अलग निकालें और क्वांटिटी अलग निकालें। ये जो वेटेड इंडेसेस होते हैं इसमें प्राइस और क्वांटिटी आपकी दोनों अकाउंट फॉर हो जाती हैं, और ये एक नहीं है, दो तरह के इंडेक्सेस होते हैं। तो पहला आपके पास है लेस पेयर प्राइस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? आपके पास गिवन है, पहले पेज पे नोट कर लें। और उसके बाद ये जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है P1 Q1। अब ये हम किस तरह निकालेंगे? P0 Q0 P1 Q1। हमारे पास प्राइस गिवन होगी, हमारे पास क्वांटिटी गिवन होगी, हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है
और वैल्यूज पुट इन कर लेनी है। P1 Q0 ये रहा, 25 डिवाइड बाय 21 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, लेस पेयर प्राइस इंडेक्स। लेस पेयर प्राइस इंडेक्स की स्पेशल इसमें बात क्या है, वो ये कि दोनों इसमें डिनोमिनेटर में जो फिगर्स आ रही हैं, प्राइस भी और क्वांटिटी भी, दोनों चीजें हैं ईयर 0 की, जबकि इसका जो दूसरा वर्जन है दैट इज पास्ट प्राइस इंडेक्स। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो डिनोमिनेटर में जो प्राइस है वो है पिछले साल की, जबकि क्वांटिटी है इस साल की। तो ये होता है पास्ट प्राइस इंडेक्स। फॉर्मूला आप सब नोट कर लें। इसमें भी वही तरीकेकार है, P0 Q1 और P1 Q1 हम निकाल लेंगे। प्राइस और क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों की लिमिटेशंस, खास तौर पे इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए तो लेस पेयर में जो प्राइस है वो होती है, सॉरी इन्फ्लेशन किधर गई, आगे चला गया, पास्ट कॉल इससे ऊपर है, ये देखें लेस पेयर प्राइस इंडेक्स में जो इन्फ्लेशन है वो ओवरस्टेट हो जाती है, क्योंकि हम बेस में पिछले साल की सारी फिगर्स ले रहे होते हैं, जबकि जो पास्ट प्राइस इंडेक्स है इसमें हो जाती है इन्फ्लेशन अंडरस्टेट। ये बात माइंड में रखिएगा, इस पे एमसीक्यूज आ जाते हैं कि बताएं इन्फ्लेशन कौन से वाले प्राइस इंडेक्स में ओवरस्टेटेड है, कौन सी वाले उसमें अंडरस्टेटेड है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए एक तीसरी तरह का प्राइस इंडेक्स बनाया गया, दैट इज फिशर प्राइस इंडेक्स। इसमें स्क्वायर रूट ले लिया जाता है प्राइस पास्ट का भी और लेस पेयर का भी। इसका फॉर्मूला ये है, अगर आप ये फॉर्मूला पहचानने की कोशिश करें तो ये लेस पेयर रहा, ये पास्ट रहा, तो इन दोनों का जब हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास तीसरी तरह का प्राइस वेटेड प्राइस इंडेक्स आ गया, दैट इज फिशर प्राइस इंडेक्स। सो इसका भी तरीकेकार बिल्कुल सिंपल है, आपने वैल्यूज पुट की स्क्वायर रूट में और आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह जो क्वांटिटी इंडेक्सेस हैं वो भी लेस पेयर का अलग है, प्राइस का अलग है, दोनों के फॉर्मूलाज अलग हैं। अब यहाँ आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है, सर कहीं Q1 है, कहीं Q0 है, हमें फॉर्मूलाज ना याद नहीं हो रहे, बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं। इसके लिए आपको एक डायग्राम अगर याद हो जाए तो समझें आपको फॉर्मूलाज याद हो गए, और वो डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये चेक करें जरा, आपने बनाया उल्टा L 0 0 0 और नीचे इसका ऑपोजिट 0 0 0। क्लियर, सिंपल इनफ। इसी तरह जो आपने इस साइड पे जहां आपने 0 लिखा था उससे आप लिखें 1 1 1, सॉरी ये 0 जरा आगे चला गया, 0 1 1। पिक्चर कुछ क्लियर हुई क्या बन रहा है? इसी तरह आपने जहां कुछ नहीं लिखा वहां लिख दिया 1, जहां कुछ नहीं लिखा वहां लिखा 1 0, और यहां दूसरी साइड पे जहां कुछ नहीं था उधर आपने लिख दिया 0, और आपने लिखा P Q P Q P Q P Q। ये लेस पेयर प्राइस इंडेक्स है, ये पास्ट प्राइस इंडेक्स है, ये लेस पेयर क्वांटिटी इंडेक्स है, और ये लेस पेयर क्वांटिटी सॉरी पास्ट प्राइस इंडेक्स है। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। ये अगर आपको डायग्राम याद हो गई तो आपको फॉर्मूलाज नहीं बोलते लेस पेयर के ना पास्ट के। P1 Q1 P0 Q0 P0 Q1 P0 Q0, ये आ गया लेस पेयर के दोनों, ये आ गया पास्ट के दोनों। तो होपफुली ये फॉर्मूला आप लोगों के काम आएगा फॉर्मूलाज याद रखने में। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वांटिटी इंडेक्सेस हम दोबारा से इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वही चीज है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं आपको फॉर्मूला याद करने का तरीकेकार भी बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है चेन्ड प्राइस इंडेक्स। वो क्या होता है? वो ये होता है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ सालों की इन्फ्लेशन हैं, मुख्तलिफ सालों के इंडेक्स रेट्स हैं, और हम चाहते हैं कि हर साल इंस्टेड ऑफ कि हम कोई एक बेस ईयर लेके हर साल को उससे कंपेयर करें, हम कहते हैं कि हर साल उससे पिछले साल से लिंक हो। तो उसका क्या तरीकेकार है? फॉर्मूलाज आपके सामने है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लिंक रिलेटिव। वो किस तरह निकलता है? जैसे कि ये हमारी एग्जांपल थी, इसमें 2009 हमारा था बेस ईयर, तो हमने 2009 की सेल्स ली 1760,
डिवाइडेड बाय, चूंकि अभी पहला साल है हमारे पास पिछली कोई फिगर नहीं है, उसी से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या चीज है? ये हमारा है लिंक रिलेटिव। अब अगले साल का लिंक रिलेटिव निकालने के लिए हमने पिछले साल की सेल्स, पिछले साल को रखा बेस, इस साल को हमने रखा करंट ईयर, हमारे पास आ गया इस साल का लिंक रिलेटिव। अब लिंक रिलेटिव, इस साल के लिंक रिलेटिव को पिछले साल के लिंक रिलेटिव से अगर आप करें मल्टीप्लाई और बेस में रखें सबसे पहले साल का इंडेक्स, जो कि सिंपल सी बात है 100 होगा, तो इससे हमारे पास जो फिगर आएगी दैट इज चेन इंडेक्स। और चेन इंडेक्स को हमने इंटरप्रेट किस तरह से करना है कि इस साल का जो है इन्फ्लेशन वो पिछले साल के मुकाबले में 7% ज्यादा है, मतलब हर साल हमारा नया चेन इंडेक्स आ जाएगा जिससे हम पिछले साल के डाटा को कर सकते हैं एनालाइज। तो ये था हमारा चेन इंडेक्स सीरीज। और नेक्स्ट हमारे पास आता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये समझने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और होना चाहिए, एंड दैट इज के इन्फ्लेशन की वजह से किसी वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है। तो उसके लिए आप एग्जांपल लें, सपोज करें कि आपने उधार दिया किसी को 1000 रुपए। अब हल्का सा उधार था, आपने कहा यार ऐसा करो अगले साल ना मुझे 1200 रुपए वापस कर देना। तो अगर आप मतलब विदाउट एनी गोइंग इनटू एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आपको 1200 रुपए आपने कहा कि मुझे कल को मिलने हैं, उस 1200 रुपए की आपने 100 रुपए की आइसक्रीम्स खानी थी, तो आज अगर आप खाते हैं तो 12 आइसक्रीम्स खा सकते थे, लेकिन साल बाद जो 100 रुपए की आइसक्रीम थी वो 110 की हो गई, तो आपको जो 1200 रुपए वापस मिलेंगे उस 1200 रुपए की आप 12 आइसक्रीम्स नहीं खा सकते, सिर्फ 10 खा सकते हैं। तो जो बीच में डिफरेंस था 2 आइसक्रीम्स का, ये इन्फ्लेशन खा गई। यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारा ऑल्दो देखने में फायदा हो रहा होता है, लेकिन असल में हमारा वो फायदा नहीं हो रहा होता। वो जो पोर्शन खा जाती है हमारी इन्फ्लेशन, वो फर्क होता है रियल का और नॉमिनल का। सो वो भी हम फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फिलहाल इसका फॉर्मूला देख लें सीपीआई का। सिंपल, जिस तरह हमने एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स का देखा था, सीपीआई भी उसी तरह निकलेगा। करंट मार्केट बास्केट किसे कहते हैं? बास्केट मींस के एक फैमिली ने नाश्ते के लिए इतना सारा सामान लेना था, तो उन्होंने देखा 2009 में हमारा टोटल एक बास्केट का खर्चा इतना होता था, 2010 में इतना होता था, और ये कोई इतना नेक मुल्क है कि 2011 में 6.67 से 6.26 हो गया। लो हमारी तरफ महंगाई होती है, इनकी तरफ महंगाई कम हो रही है, चीजें सस्ती हो रही हैं। तो ये इसका तरीकेकार क्या था? सिंपली वही, हमने जो करंट ईयर है सबसे पहला साल का रखा डिनोमिनेटर में, करंट ईयर रखा 100, तो इस साल का सीपीआई हमारे पास आ गया 100। अब अगले साल जब हम आए 55, पिछले साल हमने रखा डिनोमिनेटर में, जबकि करंट ईयर हमने रखा न्यूमिनेटर में, हमारे पास आ गया प्राइस इंडेक्स 20.8%, यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई कितने परसेंट हुई? 20%। इसी तरह हमने जब पहले ईयर को बेस रख के 6.26 किया, तो अब ये देखें महंगाई कम हो रही है। पिछले साल थी 120, एक साल है 122, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि प्राइसेस कम हुई हैं। तो इस तरह हम जब मुख्तलिफ आइटम्स को एक ही दफा कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि जिससे हम निकालते हैं इन्फ्लेशन। कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन का रेट का फॉर्मूला आ गया, ये नोट कर लें। इससे हम वैसे तो हम जबानी भी निकाल सकते हैं कि कितनी इन्फ्लेशन यहाँ हुई, थोड़ी कम हुई, ज्यादा हुई, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट फिगर चाहिए इन्फ्लेशन की कितनी आ रही है, तो वो आएगी सीपीआई अगले साल माइनस सीपीआई पिछले साल का डिवाइडेड बाय सीपीआई 1। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना भी हो तो आप सिंपल चेंज का फॉर्मूला याद रख लें तो आपका गुजारा हो जाएगा। चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज ओवर ओरिजिनल। तो यहाँ चेंज क्या है? अगले साल की फिगर माइनस पिछले साल की फिगर इज इक्वल टू चेंज। ओरिजिनल क्या था? पिछले साल की फिगर। ये हमने इसकी एग्जांपल देख ली। ये फिगर कहाँ से? 120.18 की, ये 100 आया यहाँ से, डिवाइडेड बाय 100 पिछले साल का। तो यहाँ जो माइनस में इन्फ्लेशन आ रही है यानी कि डिफ्लेशन, वो किस तरह आ रही है? जो जहाँ जिस साल में इन्फ्लेशन कम हुई थी वो 112 और ये 120.18, यहाँ इसलिए नेगेटिव की फिगर आ गई। सो ये था सीपीआई और इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का तरीकेकार। अब यहाँ आ गया नॉमिनल रियल वेरिएबल्स। इसकी बुक ने एग्जांपल क्या दी है कि एक साहब ने लोन दिया था 10% का, उसमें इन्फ्लेशन चूंकि 3% थी, इसलिए जो असल उन्हें लोन वापस हुआ वो सिर्फ 7% पे हुआ, जो मैंने आपको भी आइसक्रीम वाली एग्जांपल दी थी। तो इस केस में अगर हमारे पास जीडीपी, अगर हम पूरी मुल्क का कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो
ये देखें, हमारे पास एग्स की प्राइस थी, हमारे पास एग्स की क्वांटिटी थी, और आपने इको में इंशाल्लाह पढ़ा होगा या इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो अगर हम वैसे देखें तो 2019 का जीडीपी था 204, जबकि 2020 का जीडीपी क्या है 260, जो कि अच्छा खासा चेंज है, लेकिन असल में ये ज्यादातर जो चेंज है वो इन्फ्लेशन की वजह से है, ये रियल जीडीपी नहीं, ये है हमारा नॉमिनल जीडीपी। तो हम नॉर्मल जीडीपी को रियल जीडीपी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, उसका फॉर्मूला है रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन द करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ आउटपुट इन द बेस ईयर। तो एग्जांपल इसकी अगर हम देखें किस तरह से होगा, हमने एग्स, मिल्क और ब्रेड, जो 3 प्रोडक्ट के ऊपर हम जीडीपी निकाल रहे थे, हमने प्राइस रखी पिछले साल की, ये देखें 1.9 इस साल की फिगर नहीं है, पिछले साल की फिगर है। हमने ऊपर 2020 का जब जीडीपी कैलकुलेट किया था तो 2020 की क्वांटिटी थी, 2020 की ही प्राइसेस थी, लेकिन हमने 2020 के नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए 2019 की प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 2020 की क्वांटिटी, तुम्हारे पास एक आ जाएगा नए तरह का जीडीपी, एंड दैट इज रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क क्या है और क्यों है? फर्क सिर्फ है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि देखें अगर हम इंटरप्रेट ना भी करें, हमें नजर आ रहा है कि क्वांटिटी में तो फर्क आया है, लेकिन प्राइस में जो फर्क है उसकी वजह से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। किस तरह? क्योंकि क्वांटिटी कम इंक्रीज हुई है 50 to 64, लेकिन प्राइस आपकी 0.1। अब आपको पता है कीमतों में 100 रुपए का भी इंक्रीज हो तो आपने एक चीज बार बार खरीदनी होती है महीने में, तो थोड़ा सा इंक्रीज भी आपको इन द लॉन्ग रन अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क होता है और फर्क की वजह है इन्फ्लेशन। तो इन्होंने ये निकाला है रियल जीडीपी। अब अगर हम फॉर्मूला यूज करें क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, तो इस तरह रियल जीडीपी आ गया। और यहाँ क्या है, GDP is inflator is the broader measure of inflation than CPI। CPI से हमें इन्फ्लेशन इतनी क्लियरली नहीं निकल रही थी जिस तरह हमें हमारी GDP से निकल रही है। और क्या इस चैप्टर में कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। यहाँ 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं ये जो हमारा पार्ट रह गया था। ऑलराइट, वापस आते हैं उस एरिया पे जो हमें पहले थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। हमने पहले किस तरह निकाली थी, 2011 और 2015 को हमने कंपेयर किया। 2011 को हमने रखा बेस पे विच वाज 6500 और न्यूमरेटर हमारा था 7500। ये हमारा प्राइस इंडेक्स क्या बनता है, 75 डिवाइड बाय 6500, ये बनेगा 15 पॉइंट समथिंग, ये आया 15.38। जबकि बुक में अगर हम देखें किस तरह किया हुआ है, बुक ने बेस रखी है 2013 को, ये 6900 बेस ईयर है 2013 का। तो हम अगर कन्वर्ट करना चाहें विदाउट पूरी कैलकुलेशन करने के, 2011 को डिवाइड करें तो उस पे, तो वो किस तरह होगा? पहले हमने देखा, पहले हमने 2013 को रखा अपने बेस ईयर पे 6900, तो 6900 आ गया बेस डिवाइडेड बाय जो हमारी पुरानी बेस थी विच वॉज 2011, ये जो अब थी 6500 इंटू 6900, तो ये बना 6500 डिवाइडेड बाय 6900 बनता है 94.20, और 94.20 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.1538 यानी कि 15.38% से, तो हमारे पास क्या आएगा 0.942 इंटू 1.1538, ये आया हमारे पास 1.0868, जो कि अगर हम बुक में देखें तो माशाल्लाह से इसके करीब करीब ही होगा 108.69, 108.68। तो इससे हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, वो ये कि हम अपना बेस ईयर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हम 2011 को 2013 पे ले आए, और ये चीज अगर हमने और भी डिटेल से देखनी है तो बुक ने माशाल्लाह से हमें पूरा एक टेबल बना के दिखाया हुआ है कि ये प्रोसेस हम किस तरह करेंगे। पहले इंडेक्स नंबर 2013 रखते हुए उन्होंने सारे इंडेक्स नंबर्स निकाले। ये देखें 2013 बेस था 6900, हाँ, ये बेस ऊपर वाले टेबल में कैलकुलेट हुए हैं। अब इन्होंने किया कन्वर्ट, वो हम किस तरह करेंगे, पुराना वाला बेस लिया
और उससे कर मतलब पुराना नया जो इंडेक्स बेस था 2011, उससे हमने रखा डिनोमिनेटर में। और दो तरीके का अर्थ है, एक तो तरीका ये था कि इस पुराना नंबर डिनोमिनेटर में रख के करंट ईयर हमने रखा टॉप पे, इस तरह हमारे पास नया इंडेक्स नंबर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम इंडेक्स नंबर्स को कन्वर्ट करें। किस तरह? 94 डिवाइडेड बाय, जो हमने 94.2 इधर निकाला था, ये वो वाला 94.2 है। 94.2 को हम अगर 94.2 से ही मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2011 का नया रीस्टेटेड इंडेक्स, क्योंकि अब हमारा नया जो बेस ईयर है वो 2011 है। तो हमें पता था कि जो बेस ईयर होता है उस पर प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 होता है। तो अब ये जो हमारा रीस्टेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं 2100 से यहाँ से शुरू हुआ, और यहाँ हमने फिर वही जो परसेंटेज निकाली थी 94.2, इसे डिनोमिनेटर में रख के हर साल का पुराना वाला इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नया इंडेक्स नंबर आ गया। ये देखें, पुराना वाला इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइडेड बाय हमारा पुराना इंडेक्स 94.2 डिवीजन, और इससे हमारे नए इंडेक्स नंबर्स आ गए। तो होपफुली ये कन्वर्जन भी हमने सीख लिया है। और इस चैप्टर में कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स और फिशर प्राइस इंडेक्स और पास्ट प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूलाज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, वो मैंने आपको डायग्राम बता दी। एक दफ़ा फिर इसे ज़रा देख लें। आपने बनाना है उल्टा एल जीरोस से, उससे बना देना है सीधा एल। जिस तरह जीरोस लगाए थे इसी तरह आपने लगा देने हैं 1 1 1 1 1 0 0 1 1, और आपने लिख लेना है पी और क्यू, और आपने बीच में लगा देने मल्टीप्लिकेटर्स, तो आपके फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। आखिरी जो हम स्टेप करते हैं वो स्टिकी नोट्स देख लेते हैं, जिसमें आई एम श्योर कोई नई बात नहीं बताई होगी, लेकिन फिर भी फर्ज हमारा ये था कि हमने बुक गो थ्रू करनी है, तो हम ऐसी की तैसी पूरी गो थ्रू करेंगे। सो लेट्स गो। ये कॉन्सेप्ट है परचेजिंग पावर का। इन्फ्लेशन जो होती है उसका अगर आप रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास आ जाती है परचेजिंग पावर। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है परचेजिंग पावर आपकी कम होती जाती है। जाहिर सी बात है, महंगाई ज्यादा होगी, आप कम चीजें परचेज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूजफुल होगा आपके लिए एमसीक्यूज में। और जाते जाएं ये आ गए स्टिकी नोट्स। क्या कोई नई बात आया? इंडेक्स नंबर क्या होता है? इंडेक्स नंबर से वो रिलेशनशिप निकल सकता है डिफरेंट वेरिएबल्स का, हमने सीख लिया था ये। और यहाँ क्या लिखा है? प्राइस इंडेक्स का निकालेंगे। प्राइस जो जीरो यानी कि बेस ईयर की हमने रखी नीचे, करंट ईयर की रखी ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई किया तो प्राइस इंडेक्स आ गया। प्राइस की जगह अगर हम क्वांटिटी रख दें तो वो उससे क्वांटिटी इंडेक्स निकल आएगा। एग्रीगेट किस तरह निकालना है? अगर एक से ज्यादा प्राइसेस आ रही हैं तो आपने सम का लेना है सारी प्राइसेस का, सिग्मा P1 ओवर सिग्मा P0, कोई नई बात नहीं है। लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स, पास्ट प्राइस इंडेक्स। और बुक ने तो यहाँ बात खत्म कर दी, लेकिन नहीं, याद करें इस चैप्टर में हमने और भी फॉर्मूला सीखे थे। वो क्या था? जीडीपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जीडीपी रियल माइनस जीडीपी इन्फ्लेटेड ओवर जीडीपी इन्फ्लेटेड इज इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन का दूसरा फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था कि सीपीआई करंट ईयर माइनस सीपीआई ओरिजिनल ईयर ओवर सीपीआई ओरिजिनल ईयर इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के दो फॉर्मूले यहाँ नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको ज़बानी बता दिए। आपका पूरा चैप्टर एक दफ़ा फिर गो थ्रू हो गया, और इसके एमसीक्यूज बुक के आपका है होमवर्क, एक दफ़ा गो थ्रू करें। नहीं कोई समझ आता तो मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कल तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।